नमस्कार दोस्तों। मौजूदा दौर में विपक्ष की मुश्किलें ऐसा लगता है कि बढ़ने वाली है। इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि राष्ट्रपति ने महामहिम राष्ट्रपति ने ईडी में यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 17 नए डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। 17 नए लोग अब ईडी में डिप्टी डायरेक्टर होंगे। और ईडी मौजूदा दौर में क्या कर रही है कहने की जरूरत नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि 95% से ज्यादा मामले देश में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। और उसमें अब 17 नए डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए, तो डिप्टी डायरेक्टर करेंगे क्या? सत्येंद्र जैन को भले ही आज जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल पर है। लेकिन क्या वाकई इस देश में आने वाले वक्त में ईडी के सहारे जो सियासत होनी है, क्या उसमें ये 17 नए लोग अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? और इन 17 में से भी कोई रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाएगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ईडी से रिटायर होने वाले एक अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 17 ऐसे नए लोग आए हैं जिनमें मौजूदा परंपरा को देखते हुए, ईडी के अंदर जो नई परंपरा शुरू हुई है उस परंपरा को देखते हुए इन 17 में से कुछ लोग अपनी पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है वो कहने की जरूरत नहीं है, बेहद कम है। लेकिन लोग नाहक में जेल में सड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन की हालत आप देख चुके हैं, मनीष सिसोदिया की हालत आप देख रहे हैं, संजय राउत के साथ क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं। कुछ लोग तो ईडी का प्रेम पत्र मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में जाकर मुख्यमंत्री भी बन गए। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, ईडी का प्रेम पत्र मिलने के बाद तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं तो विपक्ष के नेता की कुर्सी मिल गई। और ऐसे तमाम नाम मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें प्रेम पत्र मिला तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जैसे ही उन्हें बरी किया गया, एक्विटल मिला, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वापस अपनी पुरानी पार्टी में चले गए। लिहाजा मौजूदा दौर में यह भी देखा जा रहा है कि ईडी अब किसी को एक्विटल अपनी तरफ से देने की कोशिश में जल्दबाजी नहीं दिखाती, क्योंकि एक्विटल मिलने के बाद नेता पुराने दल में वापस हो जाते हैं। खैर, मौजूदा दौर में जब ईडी के चीफ को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के यानी प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया को बार बार रिटायरमेंट के बाद जब सेवा विस्तार दिया जा रहा है, तो इस पर न्यायालय भी झल्ला जा रहा है कि क्या इस देश में काबिल अधिकारियों की कमी हो गई है। इस देश में जब यूपीएससी हर साल 800, 900, 1000 लोगों को रिक्रूट करता है, क्या उसमें एक भी ऐसा काबिल अधिकारी नहीं मिलता जो ईडी का डायरेक्टर बन सके? क्या यूपीएससी नाकारा लोगों का चुनाव कर रही है? क्या यूपीएससी से जो सिलेक्ट हो रहे हैं लोग या पूर्व में जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसे हैं जो ईडी का डायरेक्टर बन सके? तो अब लगता है कि ईडी डायरेक्टर के ऊपर चूंकि काम का बहुत बोझ है, इतना बोझ है कि पूछिए मत। और इस बोझ को कम करने के लिए 17 नए डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। और उन डिप्टी डायरेक्टर में कुछ इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं तो कुछ इंडियन पुलिस सर्विस से हैं। मैं उन 17 के नाम आपको बता देता हूं। उसमें एक नाम है अदीब अदीब दौलत खान, एक नाम है हरि मोहन दुबे, तीसरा नाम है पेन्नैया, चौथा नाम है रचना चोकर, पांचवा नाम है सुमित शर्मा, छठा नाम है थोराट पीयूष शरद चंद्रा, सातवां नाम है अभिरूप आर्यन, आठवां नाम है जे सर्वेश्वरन, नौवां नाम है एम थंगसुंग सांग, 10वां नाम है मोहित जांगीड़, ये आईआरएस है, 11वां नाम है साहिल अरोड़ा, ये भी आईआरएस है। ऊपर के जो भी मैंने नाम बताया वो सब आईआरएस है। सीती कांथा दास, एसके दास, ये भी आईआरएस है। इसके बाद ये 2016 बैच के हैं। तुषार श्रीवास्तव, ये भी आईआरएस है। वरुण गोयल, ये भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं, यानी ये भी आईआरएस है। और इसके बाद आप देखें नवीन राणा, ये भी आईआरएस है। तुषार नारायण, ये कस्टम एंड एक्साइज सर्विस से बताया जाए, C&IT से है। और श्रेय वत्स, ये आईपीएस है। और इन सब को आप देखेंगे तो सब 2015 या उसके बाद के बैच के हैं। यानी बिल्कुल नए अधिकारियों की नियुक्ति जब ईडी में की जा रही है बतौर डिप्टी डायरेक्टर, 17 लोग जब आए हैं तो नए अधिकारी क्या काम करते हैं आपको पता है। नए अधिकारियों को
चाहे आप देखें जिलों में जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, उनमें से जो डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस होते हैं, उनमें से आईपीएस होते हैं, उनमें से अधिकांश की प्रवृत्ति आप देखेंगे, नए लोगों में एक प्रवृत्ति होती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो आप देखेंगे कि बॉस की नजर में कैसे चढ़ना है। अब मौजूदा दौर में बॉस कौन है, ये हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वो जरूर जानते हैं बॉस कौन है। तो बॉस की नजर में चढ़ने के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो एक क्राइटेरिया यह हो सकता है कि किस विपक्षी नेता को कितना तंग किया जाए। लोकसभा चुनाव सर पर है, 10-11 महीने बचे हुए हैं, तो इस माहौल में किस विपक्षी नेता को कितना तंग किया जाए। संभवतः इन 17 अधिकारियों में से अधिकांश को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, या स्वतः स्वविवेक से यह भी हो सकता है कि ये इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सहज तैयार हो जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि इस प्रकार की जिम्मेदारियों को उठाने पर बार बार एक्सटेंशन भी मिलता है। आज की हुई सेवा बाद में मेवा खाने के काम आती है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब इंडियन ब्यूरोक्रेसी के स्पाइनलेस होने के सबूत सामने आते रहे, चाहे किसी के घर में सोने का नलका मिला हो, चाहे किसी के घर कुछ और मिला हो, चाहे किसी के यहाँ अकूत संपत्ति मिली हो, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय ब्यूरोक्रेसी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया, उस इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर अब घुन लग चुका है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सब खुश हो लेते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, इतनी लड़कियां टॉपर हुई, इतने जनरल टॉपर हुई, इससे इतने अमुक जाति के हुए, इतने अमुक क्षेत्र के हुए, इतने अमुक धर्म के हुए, उस इलाके के लोग मिठाई बांटकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जरा आप देखें कि वो आईएएस अधिकारी, वो आईपीएस अधिकारी और उनमें से अधिकांश लोग काम क्या करते हैं। एक व्यक्ति अगर अपनी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी ऐसे कागजात को बनवाने के लिए इन अधिकारियों के चक्कर काटता है, अपनी जेन्युइन डिमांड को लेकर चक्कर काटता है, तो उसके चप्पल घिस जाते हैं गांव से कलेक्ट्रेट तक आते आते, जहां गांव से संबंधित दफ्तर तक आते आते। यानी फाइल के ऊपर फाइल की पाइलिंग होती रहे। इंडियन ब्यूरोक्रेसी का यही कैरेक्टरिस्टिक्स आज के दौर में दिखता है। और उस दौर में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आजकल तो कहा जा रहा है व्यंग विनोद की भाषा में ही सही, लेकिन कहा जा रहा है कि देश में सरकार गिराने बनाने के खेल में सबसे बड़ी कोई खिलाड़ी है तो ईडी है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक तो ईडी के पास होते हैं, लिहाजा सरकार बनाने का निमंत्रण भी ईडी के लोगों को ही मिलना चाहिए, खामखा विधायक सांसदों के नेता को दिया जाता है। क्योंकि जब वही तय कर रहे हैं कि किस राज्य में कौन सा मॉडल चलेगा, कितनों को नोटिस दिया जाएगा, तो वो दल बदल के लिए तैयार होंगे। और नोटिस देने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 17 नए डिप्टी डायरेक्टर बनाए जाएंगे। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, किस प्रकार का लोकतंत्र होगा, और किस प्रकार से अलग अलग मीडिया चैनलों के कॉन्क्लेव में और दूसरे समारोहों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होगी, और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई उन्हें 9 साल बाद याद आती है। 9 साल के इस सत्ता के बाद उन्हें याद आता है कि अखबारों के, न्यूज चैनलों के, उनके कार्यक्रम में जाकर के ये कहें कि अब तक आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीआरपी बटोर रहे थे, अब आपको टीआरपी बटोरने का वक्त इस मुद्दे पर आ गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लोगों को सजा मिल रही है, लोग जेल जा रहे हैं, उससे टीआरपी बटोरे। यानी चुनावी साल में देश के प्रधानमंत्री का संदेश क्या था, इसे हमारे दर्शक समझ सकते हैं। सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, सत्ताधारी दल के व्यक्तियों को एक तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ईडी जिन 17 लोगों को रिक्रूट किया गया है, क्या सत्ता पक्ष के बड़े बड़े थैलीशाहों को, जिन्हें पहले ईडी का नोटिस मिला, वो थैलीशाह हो या ना हो, क्या उनके घर जाएगी, क्या उनको गिरफ्तार कर जेल में बंद करने का काम करेगी? याद कीजिए शुभेंदु अधिकारी, याद कीजिए हेमंता विश्व शर्मा, क्या इनके घर ईडी जाएगी कभी? क्या अहमदाबाद के उस कोऑपरेटिव बैंक की तरफ ईडी रुख करेगी जिस बैंक से कभी मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का जुड़ा हुआ करता था? ये लोग जानना चाहते हैं। इसी हमारे 4 PM के कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने उस कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कई सारे खुलासे किए थे। चूंकि वो वित्त मंत्री रहे हैं तो उनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी की एक पक्षीय कार्रवाई ही जारी रहेगी, और इस कार्रवाई के दायरे में क्या गांधी परिवार ही आएगा, क्या तेजस्वी यादव ही आएंगे, क्या अभिषेक बनर्जी ही आएंगे, और क्या
सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ही आएंगे। बाकी जो नोटिस मिलेगा वो भाजपा में जाए तो ठीक, नहीं जाए तो फिर उसके लिए जेल का रास्ता बचता है। तो मौजूदा दौर में सवाल सिर्फ ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाओं की साख का नहीं है। सवाल मौजूदा दौर में ईडी और सीबीआई की साख के साथ साथ इस, इस देश में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के इकबाल का है। और ये इकबाल कैसे बचेगा, कैसे बरकरार रहेगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितनी कोशिशें होती हुई दिखती है और कितनी कोशिशें कामयाब होती है। लेकिन इन 17 डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए हैं, जिनकी नियुक्ति की गई है ईडी में, उन पर आप नजर डालें तो किसी के पास आपको इन्वेस्टिगेशन का बहुत लंबा अनुभव नहीं मिलेगा जो इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट रहा हो। ये 2015 के बाद के लोग हैं। 2015 में बहाल हुए, कुछ 2016 में बहाल हुए, और ये 15-16 में बहाल हुए लोग सब जानते हैं कि 1.5-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। यानी 2017 या 2018 से वो औपचारिक रूप से सर्विस में आए होंगे 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करके, और 17-18 में आने वाले के पास कुल जमा 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। उनके पास उतना भी एक्सपीरियंस नहीं होगा ईडी में काम करने का या इन्वेस्टिगेशन का, जितना एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने का नरेंद्र मोदी का है। उनका एक्सपीरियंस भी 9 साल का है। विपक्ष के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी को भी 19 साल संसद में बैठने का अनुभव है। ईडी के मौजूदा जो डायरेक्टर हैं, जिनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उनका कुल सर्विस पीरियड भी 30 साल से ज्यादा का है। लेकिन अब 5 साल की सर्विस वाले लोग, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखने वाले लोग ईडी में लाए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे और किस प्रकार अपने बॉस के आदेश को उनके मातहत काम करते हुए अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इस अंजाम के सहारे और इसका जो अंजाम होगा, क्या वो अंजाम सिर्फ सत्येंद्र जैन भुगतेंगे, क्या सिर्फ विपक्ष के लोग भुगतेंगे, क्या सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ अपने आप को जोड़ने वाले मनीष सिसोदिया भुगतेंगे, और क्या तेजस्वी यादव को अब जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या इन्हीं 17 में से कोई तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी का पंचनामा लिखते नजर आएंगे? क्या इन्हीं में से कोई अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का पंचनामा लिखते नजर आएंगे? ये सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में इस देश के लोगों को चुनावी साल में, जब देश लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की ओर जा रहा हो, उस महापर्व में जेल के अंदर सीटें सुरक्षित रखने की कोशिशों के तौर पर सामने आए, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में विपक्ष की मुश्किल बढ़ने वाली है। और क्या विपक्षी नेताओं को अंतरिम जमानत या जमानत ईडी के मामले में तभी मिलेगी जब उनका वजन 35 किलो कम हो जाए? इन सारे सवालों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या उस नैरेटिव के सहारे अब सियासत में जगह बची है इतनी कि सियासत हो सके? ये सारे सवाल हैं जिस सवाल पर इस देश की आम जनता को भी, राजनीतिक बिरादरी को भी, स्टील फ्रेम कही जाने वाली ब्यूरोक्रेसी को भी, और सिविल सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को तंग और तबाह करने की जो कोशिश है, ये मौजूदा दौर में लोकतंत्र को कहां लेकर जा रही है। सत्ता में आकर सत्ता का अमरत्व प्राप्त कर लेने की जो कोशिश है, क्या उस कोशिश में ईडी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती जाएगी, या ईडी स्टील फ्रेम की तरह सरकार के आदेशों को कई बार झुकने से जो मना करने का चलन रहा है, क्या वो करने के लिए भी तैयार होगी? क्या ये नए 17 लोग जो रिक्रूट किए गए हैं ईडी में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर, बतौर डिप्टी डायरेक्टर जो नियुक्त किए गए हैं, क्या उनकी नियुक्ति ईडी बनाने के पीछे जो सार्थकता थी, जो मौलिकता थी, जो भावना थी, क्या उस भावना के तहत काम करती हुई नजर आएगी? ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। आने वाले वक्त में यह भी पता चलेगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं ऐसा ना हो कि देश का निजाम यदि बदल जाए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका को ही सीमित कर दिया जाए। यह स्थिति देश के लिए और खतरनाक होगी। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को कतई खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। सवाल यह है, और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है, और लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित करने का काम इस देश में तमाम अलग अलग सेक्शंस के साथ साथ, क्योंकि बात ईडी की हो रही है, तो ईडी में नव नियुक्त इन 17 डिप्टी डायरेक्टर्स का भी बनता है। तो देखते हैं 15-16 बैच के अधिकारी अलग अलग जगह से, नागपुर से, फरीदाबाद से, हैदराबाद से,
इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज, इंडियन पुलिस सर्विस, तीनों जगह ट्रेनिंग करके आने वाले लोग क्या वाकई स्टील फ्रेम की भावना को, उसकी मूलभूत संरचना को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 10 महीने ही बचे हैं लोकसभा चुनाव में, देखिए आगे आगे क्या होता है। इतना जरूर है कि आशंका बलवती होती जा रही है कि विपक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखते हैं किस रूप में कैसे बढ़ती है, और जो भी जिस प्रकार से मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, हम पल पल की अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।